नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नालंदा जिले के राजगीर में खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय में नवनिर्मित खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। इसके तहत मुख्यमंत्री ने राजगीर खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय में निर्मित इंडोर हॉल संख्या 2, बास्केटबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और हॉकी प्रैक्टिस टर्फ का शिलापट अनावरण और फीता काटकर लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने इंडोर हॉल संख्या 2, बास्केटबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और हॉकी प्रैक्टिस टर्फ का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वहां उपस्थित खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री का ताली बजाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया और वहां संचालित बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी दी। साथ ही राज्य खेल अकादमी में खिलाड़ियों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जाना। मुख्यमंत्री ने राजगीर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज यात्रियों की रवानगी से पहले आयोजित दुआइया मजलिस में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों की सुविधा और सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने सभी इंतज़ाम किए हैं। इस बार 2403 हाजी हज यात्रा पर जा रहे हैं, जिनमें 1391 पुरुष और 1012 महिलाएं हैं। हज यात्री देश के 10 हवाई अड्डों से प्रस्थान करेंगे। राज्य सरकार ने हज यात्रियों के लिए आवास, भोजन, आवागमन आदि की व्यवस्था की है। साथ ही 16 राज्य हज निरीक्षक भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना कराए जाने की मांग उनकी पार्टी की विचारधारा की जीत है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने हमेशा इस मुद्दे पर संघर्ष किया और अब जाकर सरकार को इसे मानना पड़ा है। तेजस्वी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने हमेशा इसका विरोध किया, लेकिन अब मजबूरी में इसे स्वीकार करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट आने से कुछ नहीं होगा, इसे अमल में लाना होगा। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि 65% आरक्षण बढ़ाने के बाद भी इसे शेड्यूल 9 में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अब देखना है कि जनगणना कब होगी। एक बात समझना पड़ेगा, लगातार लालू जी संघर्ष करते रहे, सदन हो सड़क हो, हमेशा से इस बात को उठाते रहे हैं। और हम सब लोग जो हैं, ये लालू जी की सोच थी कि भाई 30 साल पहले जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने जो है, जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो यहाँ जाति आधारित गणना कराया। और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं, कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इनकी मजबूरी है, और मजबूरी है, इन लोगों ने किया है। लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था? लोग, यानी सम्राट चौधरी का ये कहने का मतलब है कि हम ही लोग के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, तो शेड्यूल 9 65% आरक्षण जो हमारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पर तो अमल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ाया, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला? ये भी देखने की बात है। अब सेंसस होगा कब होगा, ऐसे ही अभी 4 साल डिले चल रहा है। सेंसस 21 में होना था, हो गया 25। अब परिसीमन से पहले होना चाहिए, अब देखते कब होता है, पहले ये हो तो जाए। आपका क्या नाम है? एजेंडा आप सेट करते हैं और काम बीजेपी और जेडीयू करती ये है। लालू जी हम लोगों के विचारधारा की जीत है।
और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। हर एक एजेंडा सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी आरजेडी आगे आगे रहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जातिगत गणना के फैसले को नैतिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि सदन में कई बार सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठाया गया था और अब राहुल गांधी की जीत हुई है। राजेश राम ने कहा कि जातीय गणना से उपेक्षित वर्ग के लोग विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे और इससे सर्वांगीण विकास होगा। केंद्र सरकार कह रहा है कि कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी और कांग्रेस पिछले काफी सालों से यही बात कर रही है। और आखिरी जो जनगणना हमने करवाई थी जब हम मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें कास्ट और सोशो इकोनॉमिक सेंसस भी था, उसको रिलीज नहीं किया गया। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, जातिगत जनगणना कराना पहला कदम है। मूल मुद्दा ये है कि उसके बाद सरकार क्या करेगी। हमने जातिगत जनगणना भी करवाई है और उसके आगे भी आरक्षण को बढ़ाने का काम करके दिखाया है। जहाँ तक बीजेपी और केंद्र सरकार की बात है, सीधी सी बात यह है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे जनगणना हो गई है, तेलंगाना में जनगणना हो गई है, तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाया गया है, बिहार में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मूल मुद्दा तो ये है। इसी से पता चलता है कि किसकी मंशा क्या है। मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग ने काटी थाना क्षेत्र के सदातपुर से एक एम्बुलेंस से लाखों रुपए की विदेशी शराब की खेप पकड़ी है। एम्बुलेंस के छत पर बने गुप्त तहखाने से शराब बरामद किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने एम्बुलेंस के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से शराब लाया था और मुजफ्फरपुर में डिलीवर करना था। चालक ने 2 बड़े शराब कारोबारियों के नाम भी बताए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जी, अभी जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रतिदिन चौकन्ना रहते हैं शराब स्मगलिंग को लेके। और इसी क्रम में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एम्बुलेंस से सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से शराब की खपत आने वाली है और यहाँ ही डिलीवरी इसका होने वाला है। इसी सूचना पर हम लोग कांटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदातपुर शिवनगर एक जगह है जहाँ की इस एम्बुलेंस को खड़ा पाया और जब इसके ड्राइवर की तलाश की तो इसका ड्राइवर मोहम्मद अनीस, जो कि वहीं पे एक लॉज में प्राइवेट ये भाड़ा पर लेकर रहता है, उसको हम लोगों ने पहले कवर किया और जब उससे पूछताछ करने लगा तो वो भागने का प्रयास किया। शक होने पर उसको पकड़कर जब एम्बुलेंस की तलाशी ली गई तो एम्बुलेंस के छत पे हिडन बॉक्स बना के, गुप्त खाना बना के भारी मात्रा में विदेशी शराब ग्रीन लेबल फॉर सेल इन वेस्ट बंगाल बरामद किया गया और अनीस को भी अरेस्ट किया गया। औरंगाबाद में शराब तथा शराबियों के विरुद्ध चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बारातियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। घटना में उत्पाद विभाग के दरोगा समेत कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार देर रात्रि की है। सभी घायलों का इलाज कुटुंबा रेफरल अस्पताल में कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां देर रात्रि भर्ती कर उसका इलाज किया गया। मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की टीम द्वारा बिहार झारखंड के बॉर्डर इलाके स्थित टंडवा थाना क्षेत्र के पिछुलिया गांव के समीप चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी क्रम में जवानों ने शादी समारोह का स्टिकर लगे एक वाहन के चालक को वाहन रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने तेज़ गति करते हुए वहां से भागना चाहा। तभी कुछ देर पीछा करने के बाद उत्पाद विभाग की टीम उक्त वाहन को रुकवाने में सफल हो गई। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना का फैसला आते ही पक्ष और विपक्ष के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है।
झारखंड की राजधानी रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहां मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए मौके पर कार्यालय में बीजेपी सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान सांसद ने इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। जातिगत जनगणना के निर्णय को देश के वंचित समूह के लिए विकास की तरफ बढ़ता एक ऐतिहासिक कदम बताया। रामगढ़ जिले के मांडू टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीज़न में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन वेस्ट बोकारो डिवीज़न घाटो यूनियन कार्यालय के सभागार में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष सह बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह उपस्थित हुए। वेस्ट बोकारो के मजदूर नेता मोहन महतो और योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में जयमंगल के स्वागत में सैकड़ों की संख्या में मजदूर बाइक लेकर इंतजार कर रहे थे। अचानक मौसम काफ़ी खराब हो गया, जिसके कारण कार्यक्रम दुर्गा मंडप से हटकर यूनियन कार्यालय के सभागार में किया गया। जैसे ही अनूप सिंह वहां पर पहुंचे, वहां पर उनके स्वागत में नारों से वह पूरा वातावरण गूंज उठा। बोकारो जिले के गोमिया में शिक्षा विभाग में कार्यरत लेखपाल होरिल प्रजापति को रिश्वत लेते धनबाद एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लेखपाल के कार्यालय से उसे पकड़ा गया और वैसे भी वह शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत है और एक शिक्षक जय नारायण रविदास से 3000 रुपये उपस्थिति पंजी में सुधार करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। धनबाद एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार लेखपाल को अपने साथ धनबाद लेकर चली गई और इसी के लिए उसे जाल बिछाकर पकड़ा गया था। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के 2600 से अधिक बर्खास्त बीएड शिक्षकों के जीवन में खुशियां लौटा दी हैं। सरकार ने इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम छत्तीसगढ़ के भविष्य निर्माताओं को नया संबल देगा और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगा। इस निर्णय से शिक्षकों के उज्ज्वल, सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की एक नई शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर, अनुसूचित और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत नया रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट NILET की स्थापना के लिए लगभग 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने जाति जनगणना का क्रांतिकारी फैसला लिया है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों ने जाति जनगणना को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। साव ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में आने के बाद इसकी हिमायती हो गई। भारत सरकार ने कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने
एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाली जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी। ये बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े काम होंगे। एक बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय है। विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को लेकर देश में भ्रम फैलाने का काम किया। जाति जनगणना को बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में आने के बाद इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। पर ये जो निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो राजनीतिक समिति है उसने जो निर्णय लिया है, ये देश के लिए बड़ा क्रांतिकारी होगा और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार होगा। खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र में एक शातिर ठग ने 5 लोगों से 38 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी ने खुद को मंत्रालय तक पहुंच रखने वाला बताकर फर्जी नियुक्ति का झांसा दिया और शिक्षक, लेबर इंस्पेक्टर और चपरासी पद के लिए पैसे लिए। जब पीड़ितों ने नौकरी नहीं लगने पर पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने फर्जी चेक दिए जो बाउंस हो गए। पनरिया निवासी संतोष देवांगन के द्वारा शिकायत किया गया था कि विशेषर ध्रुव निवासी बलौदा बाजार और भुवनेश देवांगन निवासी रायपुर के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर इनसे 38 लाख रुपए की ठगी की गई है। जांच में ये ज्ञात हुआ कि संतोष देवांगन और उसके रिश्तेदार त्रिलोक देवांगन, विद्या देवांगन, संजू देवांगन और विवेक देवांगन, इन पांचों की नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग पदों पर लेबर इंस्पेक्टर, शिक्षक और चपरासी के पदों पर नौकरी लगाने के नाम पर कुल 38 लाख रुपए दिए गए थे। नौकरी नहीं लगने पर पैसे वापस मांगने पर इन्होंने चेक भी दिया था जो कि अकाउंट में पैसा नहीं होने के कारण बाउंस हुआ और इस प्रकरण में गंडई थाने में 420 और 34 आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसी जांच में यह भी पता चला कि भुवनेश देवांगन के विरुद्ध बीजापुर में भी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध है। इस प्रकरण में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। धन्यवाद। दुर्ग शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम अंजोरा ढाबा भीषण जल संकट से जूझ रहा है। करीब 2500 की आबादी वाले इस गांव में जैसे ही फरवरी की शुरुआत हुई, एक एक कर सभी ट्यूबवेल सूख गए। अब गांव का एकमात्र चालू ट्यूबवेल ही लोगों को प्यास बुझा रहा है, वह भी सिर्फ ईश्वर भरोसे चल रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें रोज़ाना तड़के उठना पड़ता है और अपने घरों से डब्बा बाल्टी लेकर गांव के इकलौते ट्यूबवेल के सामने लाइन में लगना पड़ता है। उनकी सुबह की प्राथमिकता अब शौच या नाश्ता नहीं बल्कि पानी भरना बन गई है। डबरा देहात थाना क्षेत्र में एक युवती ने आरोप लगाया कि एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने मना कर दिया और घर से चला गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। उसका एक युवक के साथ प्रेम संबंध कम लगभग 19 सालों से 2019 से चल रहा था। उनके बीच में आपस में शारीरिक संबंधी भी बन गए थे। फिर उसने एक्चुअली वो दूसरे समाज की थी, अन्य समाज की थी और लड़के ने अब उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। फिर क्या युवती ने कुछ अपना ठीक अपने आप समझौता करके दूसरी जगह उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन उस लड़के ने कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो होंगी या फ़ोन से जहाँ उसकी शादी हुई थी तो उनको बता दिया, इसलिए उसने वहाँ शादी तोड़ ली उसने लड़के ने। इसलिए युवती ने विक्षित होकर आके थाने पर रिपोर्ट कराई है कि उसके साथ लगभग 1 साल से संबंध बनाए रखे थे और शादी से इनकार कर दिया। इस पर से आवेदन प्रस्तुत किया, उस पर से एक FIR कायम भी की गई है और विवेचना में है। हाँ, आरोपी को अभी जस्ट गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आगे कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर के महाराजा मानसिंह कॉलेज में नर्सिंग परीक्षार्थियों ने हंगामा किया।
क्योंकि उन्हें जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का गलत पेपर दिया गया था। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने जीएनएम का आधा और एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का आधा पेपर प्रिंट करके बांट दिया, जिसमें 150 से अधिक छात्रों का पेपर खराब हो गया। जब छात्रों ने परीक्षा केंद्र प्रभारी से शिकायत की तो उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ लिया, जिससे परीक्षार्थी आक्रोशित हो गए और प्रदर्शन करने लगे। किस तरह का पेपर करा कॉलेज में और क्या मांग है? नर्सिंग के 4 साल बाद एग्जाम हो रहे हैं नर्सिंग के स्टूडेंटों के, और जीएनएम का पेपर था उसको एएनएम का पेपर दिया जाता है। नर्सिंग काउंसिल के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी वजह से लापरवाही है और छात्राएं बहुत परेशान हैं। जब वहाँ सेंटर पर उधम हो रहा था, वहाँ के सेंटर इंचार्ज थे तो छात्राओं को परेशान कर रहे थे और उनसे गुंडागर्दी करा रहे थे। तो वहाँ के पुलिस प्रशासन आए, मैं गया वहाँ पे, पुलिस प्रशासन से बातचीत की, उनको समझाया सर ऐसे छात्रों के साथ हुआ है, छात्र बहुत परेशान है, इसलिए मैंने धरना प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है वहाँ के अधिकारियों के। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, उनकी वजह से छात्राएं बहुत परेशान चल रहे हैं और समय पे एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। जो ऐसे सेंटर बनाए गए हैं उससे छात्र बहुत परेशान हैं। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।